नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और एक बार पुनः उपस्थित हो आप सभी के समक्ष अगस्त के मंथली करंट अफेयर के साथ। आज का ये जो हमारा लेक्चर है इसमें अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सब हमने डाले हैं। लेकिन एक एक क्वेश्चन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ के लगेगा कि यार ये परीक्षा में आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता है कि विद्यार्थियों का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है और सब्जेक्ट्स का भी बहुत एक्स्ट्रा बर्डन होता है। एक एक सब्जेक्ट याद करना, फैक्ट्स रटना, ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर का भी डेटा याद करना। तो इसीलिए हम पहले ही काफ़ी काट छाट के आपके लिए वो चुनिंदा प्रश्न लेकर आते हैं जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए मंथली करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब देखिए, इसके बाद हम आपके लिए एक और सीरीज़ लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपके लिए पूरे 8 महीने के, अभी 8 महीने हो चुके हैं, तो 8 महीने के टॉप इंपॉर्टेंट 500 प्लस एमसीक्यूज लेकर आएंगे और बिल्कुल रैपिड फायर लेके आएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही कम समय में 500 से ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर वही वाला होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है और किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है D.Y. चंद्रचूड़ जी के द्वारा। नाम मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है D.Y. चंद्रचूड़ जी। अगर आपने तस्वीर देख ली है तो आपको याद आ गया होगा ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और कौन से क्रम के हैं? तो ये 50वें क्रम के हैं, है ना। और अगर हम बात करें 51वें, तो 51वें कौन थे? तो संजीव खन्ना जी थे और ये भी पूर्व हैं। ठीक, अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है वो है 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका क्रम भी याद रखिएगा। ठीक, कौन है? B.R. गवई जी। B.R. गवई। देखिए, नाम तो मेरे ख्याल से सबको पता होता है लेकिन क्रम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कभी कितनी बार परीक्षा में नाम देकर क्रम पूछ लिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो, कि ये कौन से क्रम के हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़। इसके अलावा अगर हम पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में इन्होंने जो है चंद्रचूड़ जी ने अपने जीवन का जितना भी इनका अनुभव है, संविधान के बारे में जो भी इन्होंने सीखा है उसको बहुत ही साधारण भाषा में इन्होंने लिखने का प्रयास किया है, ताकि एक आम नागरिक भी समझ सके कि संविधान क्या होता है, उसमें हमें क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, तो बहुत आसान शब्दों में उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति सर्वसाधारण भी इसको समझ सके, है ना। तो ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक, अगला है कि इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया है किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो किसको प्रतिस्थापित करेगा? ये करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। और ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इसका कारण बताया गया है कि पहले ही जो ये इनकम टैक्स जो होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी चीज़ जो होती है, हर किसी को समझने में दिक्कत आती है। तो इनका कहना है कि चीज़ों को और ज़्यादा सरल, आसान, समझने योग्य बनाने के लिए हमारे द्वारा ये जो है इनकम टैक्स बिल 2025 लाया गया है, ताकि चीज़ों में और ज़्यादा सहूलियत हो। तो इसको प्रतिस्थापित करके इसको लाया जाएगा। ठीक है, अभी अगस्त में ये लाया गया। तो ये किसके द्वारा? हमारी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज भारत में किस संस्थान को दिया गया है? किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। और किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फातिमा, ठीक है, बीबी फातिमा स्व सहायता संघ को दिया गया है। क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये? देखिए, ये जो है UNDP, इसके द्वारा ये जो इक्वेटर प्राइज़ है कुल 10 संस्थाओं को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें से एक भारत की है। और भारत की कौन सी है? तो बीबी फातिमा स्व सहायता संघ। अब इक्वेटर, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये जब UNDP की बात आती है तो इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी सतत विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है ना, और पर्यावरण संरक्षण के लिए करती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो भी है सब मिलाकर, और जो संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य करती है ना सतत विकास के लिए, उनको पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें से ये भारत के। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, है ना। और जो भी मैंने आपको बता दिया है, आप चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। 10 संस्थाओं को दिया गया। अगला है, भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस शहर को मेज़बान शहर के रूप में नामित किया है? ठीक, तो किसको किया है? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है 2030 के। यहाँ पे अभी भारत का चयन नहीं हुआ है, लेकिन भारत चाहता है कि वो 2030 का मेज़बान बने, और इसके लिए उसने जो है अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया है। और वो चाहता है कि कहाँ पे हो? तो अहमदाबाद में हो, है ना। इस शहर का नाम आप याद रखिएगा 2030 का, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्द हमें आधिकारिक रूप से सूचना मिल जाए कि भारत जो है वो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने वाला है। कहाँ पे? अहमदाबाद में, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, कॉमनवेल्थ की गेम्स की बात चल रही है, तो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जो है लगातार प्रतिवर्ष जो होता है, प्रतिवर्ष नहीं, ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है, और इसका भारत भी हिस्सा है। ठीक है, अभी देखिए कब हुआ था ये? लास्ट 2022 में हुआ था।
ठीक है। और उसके बाद अब कब होगा ये, तो 2026 में होगा, और उसके बाद 2030 में ये होगा। कहाँ पे हो सकता है, भारत में हो, तो ये 2030 का भारत ने जो है वो इसको अहमदाबाद को नामित किया। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें 2026 की, तो ये कहाँ पे होने वाला है, ये जो है स्कॉटलैंड में होने वाला है, ठीक, ग्लासगो में होने वाला है, ठीक है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो, स्कॉटलैंड की जो सिटी है ग्लासगो, वहाँ पे इसका होने वाला है आयोजन। और अगर हम बात करें, देखिए इससे पहले जो हुआ था 2022 का, वो कहाँ पे हुआ था, तो ये बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है, बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड के। और इसमें भारत का क्या स्थान था, देखिए, क्योंकि अभी तक जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो 2022 से ही आते हैं। अगले साल से 2026 से आपको नया डेटा याद करना होगा, तो कोशिश कीजिए कि इसी बार में आप चयनित हो जाए। तो 2022 की बात करें तो इसमें जो है भारत का चौथा स्थान था। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष में ये होता है, और भारत का इस बार, पिछली बार जो था वो चौथा स्थान था, और भारत ने कुल इसमें 61 पदक जीते थे, कुल गोल्ड, रजत और ब्रॉन्ज मिला के, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, और कौन सा मनाया, तो जैसे कि आपको पता है कि इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है। और 1969 के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना 56 एनिवर्सरी अभी मनाई गई है ना, इसरो के द्वारा। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, विक्रम साराभाई के द्वारा। बहुत अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने, है ना। अगर आप पढ़ेंगे अगर साइंस एंड टेक में, तो ये संस्थान के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं इसरो के बारे में, तो एक हमने अलग से इस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया है जिसमें इसरो के अपकमिंग जितने भी मिशन हैं 5 या 6 उनके बारे में बताया गया है। तो वो अपकमिंग मिशन भी इसरो के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, उसे भी ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो रही है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, है ना। और देखिए ये क्यों मनाया जाता है, तो ये जो युवा होते हैं, ठीक, पहली बात तो थीम याद रख लीजिए आप, ठीक। थीम क्या है कि यूथ एडवांसिंग मल्टीलिटरल कोऑपरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप, ठीक, ये इसकी थीम है इस बार की। और इसको बनाने का जो उद्देश्य है, देखिए, यूथ के इश्यूज और उनकी समस्याओं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है भारत में, वो कब मनाया जाता है, तो वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तारीख दोनों एक है, बस आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय होता है वो अगस्त में मनाया जाता है, और जो राष्ट्रीय होता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है एक उत्सव है, त्यौहार है, क्या नाम है इसका, टेंडोंग ल्यो रूम फाउथ, ठीक। नाम थोड़ा कठिन है लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है और कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिक्किम में, है ना। पूर्वोत्तर भारत के ऐसे बहुत से उत्सव हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो हो सके तो एक उनकी लिस्ट बना लीजिए। आपके लिए एक हम अलग से लेक्चर लाए थे जिसमें हमने सारे त्यौहार उत्सव के बारे में बताया था। तो ये जो त्यौहार, ये उत्सव है, ये मनाया जाता है और ये एक बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है इनका, है ना। ये किस समुदाय के द्वारा, लेपचा समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है हर साल, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए कितनी रंग बिरंगी तस्वीरें इनके इस उत्सव समारोह की। अगला है कि चर्चित टोंगा देश जहाँ पर 6.2 तीव्रता का भी भूकंप आया है, ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ की बात हो रही है, टोंगा की, ठीक है। यहाँ पे भूकंप आया भैया 6.2 तीव्रता का। अभी हमने देखा कि काफ़ी सारे भूकंप आए हैं अलग अलग जगह पे। रशिया का जो है वहाँ पे भी हमने देखा, अभी अगस्त की ही बात है ना। क्यों, क्योंकि जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे बहुत ही तीव्र भूकंप के झटके देखे गए और जिसके कारण सुनामी की भी काफ़ी चेतावनी दी गई थी। तो ये जो टोंगा की बात हो रही है ये कहाँ पे आता है, ठीक। अगर ये कहाँ पर स्थित है तो ये स्पेसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और ये जहाँ पे स्थित है वो एक पूरा रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र बनाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज्वालामुखी और सुनामी संभावित क्षेत्र होता है। भूकंप के भी झटके आए दिन देखने को मिलते ही हैं, ठीक। अगर आप तस्वीर में भी देखना चाहें तो ये टोंगा, ये पूरा जो है पैसिफिक ओशन का क्षेत्र है, यहीं पर ये स्थित है, ठीक है। 6.2 तीव्रता का यहाँ पे भूकंप देखा गया। अगला है 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपनी शताब्दी वर्ष मनाएगा। तो यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। और यूपीएससी की जो स्थापना है वो की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है। ये देखिए ली आयोग की अनुशंसा पर ये की गई थी इसकी स्थापना। लेकिन स्वतंत्र भारत में जो है 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना, स्वतंत्र भारत में। लेकिन ये जो प्रारंभ की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को ही की गई थी ली आयोग की अनुशंसा पर, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ना। तो ये चीज़ हो गई। अगर संविधान की बात करें तो ठीक है, देखिए अनुच्छेद
जो है 315 से लेके, ठीक है, 315 से 323 के बीच में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, पूरा यूपीएससी का हमको इसमें जानकारी मिलती है 315 में। उसके बाद जो इसका अध्यक्ष होता है उनके बारे में 316 में गठन का प्रावधान है उनके, ठीक है, नियुक्ति का, तो नियुक्ति का प्रावधान, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी यूपीएससी की स्थापना। अगला है सुदर्शन चक्र मिशन क्या है और जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित किया है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुदर्शन चक्र का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और अब 15 अगस्त को इन्होंने एक घोषणा की है सुदर्शन चक्र मिशन की, जिसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है, देखिए जो स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डेवलप करने के उद्देश्य से ही ये मिशन लाया गया है सुदर्शन चक्र। और देखिए ये क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा कि S-400 जो मिसाइल थी उसने कैसे पाकिस्तान से आने वाली जो मिसाइल्स थी उनसे हमारे देश की रक्षा की। तो ऐसे ही चाहते हैं कि अभी कब तक 2035 तक, ठीक है, ये योजना बनाई गई है कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर हम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लें कि हमारे जितने भी सार्वजनिक जगह हैं, जैसे कि कौन सा चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, ठीक है, कोई रिलीजियस प्लेस हो, मंदिर हो, उन सब की हम रक्षा कर सकें, मतलब कुल मिला के पूरे भारत की कर सकें। जैसे इजराइल का जो आयरन डोम आपने देखा होगा वो हर खतरे से सुरक्षा कर लेता है, ठीक है, वैसे ही हम चाहते हैं कि भारत का भी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम डेवलप हो सके। और टारगेट कब तक रखा है, 2035 तक, जिसका नाम रखा है सुदर्शन चक्र मिशन, ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, डिफेंस से संबंधित है। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया है, अगला प्रश्न है, और किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान में, है ना। देखिए ये क्या होता है, कृत्रिम वर्षा के बारे में मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। कृत्रिम वर्षा में जो होता है, कृत्रिम रूप से वर्षा करवाई जाती है। जो वर्षा वाले काले बादल होते हैं जो वर्षा करवाने में सक्षम होते हैं लेकिन किसी कारणवश उनसे वर्षा नहीं हो रही है, उनसे कृत्रिम रूप से वर्षा करवाई जाती है। नॉर्मली कैसे करवाई जाती है, प्लेन वगैरह से उनमें सिल्वर आयोडाइड जो है वो डाला जाता है, लेकिन इस बार कैसे करवाई गई है, ड्रोन से करवाई गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ड्रोन से छिड़काव करके कृत्रिम वर्षा करवाई गई है। तो ये पहला अनुप्रयोग कहाँ पे किया गया, राजस्थान में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है और किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है मनिका विश्वकर्मा जी के द्वारा, है ना, इनके द्वारा जीता गया है। और ये कहाँ की है, बेसिकली ये जो है राजस्थान की है मनिका जी, और इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया, है ना। और इस जो ब्यूटी पेजेंट होता है इसकी जो विजेता होती हैं वो जाके मिस यूनिवर्स के लिए हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, मतलब अब ये जाने वाली है मिस यूनिवर्स के लिए, ठीक है। ये जो आयोजन हुआ है ये 18 अगस्त को कहाँ पे हुआ है, जयपुर में हुआ है, और ये भी राजस्थान से ही संबंधित है ना। ये सेकेंड एडिशन था इसका। और अगर बात करें तो इसके बाद ये मिस यूनिवर्स 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और वहाँ पे जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली है। ये तस्वीर भी आप इनको देख सकते हैं। अगला है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा, और किसको संशोधित करेगा, तो ये करेगा आर्टिकल 75 को, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए ये बताया गया है, इस क्या कहता है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ये अभी लाया गया है और इसमें ऐसा बताया गया है कि देखिए चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या उनके नीचे जो मंत्री आते हैं, अगर ये कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य करते हैं जिसके कारण इनको 5 वर्ष या इससे अधिक की जेल हो जाती है और इनको जो है जेल जाना पड़ता है और लगातार 30 दिन ये जेल में रहते हैं बिना किसी छूट के, अगर ये 30 दिन लगातार जेल में रह लेते हैं तो इनको इनके जो पद होता है उससे इनको त्यागपत्र देना होता है, इस्तीफा देना होगा, ठीक है। तो ये जो है बिल ये कहता है। और ये बिल जो है संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है, तो ये 75 के तहत लाया गया है, क्योंकि इसी में जो है हमारे मंत्रियों का उल्लेख इसमें मिलता है आर्टिकल में, जब आपने पढ़ा होगा तो, है ना, इसीलिए इसमें संशोधन किया जाएगा। तो ये चीज़ है। अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, और किस देश ने प्राप्त किया है, तो स्विट्ज़रलैंड के द्वारा प्राप्त किया गया है ना। अब देखिए कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग से ही समझ में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा देश सक्षम है अपने देश को जो है सारे संसाधनों की आपूर्ति करवाने में, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे आर्थिक रूप से सक्षम हो, है ना। तो कौन सा देश कितना ज़्यादा सक्षम है उस आधार पे ये रैंकिंग निकाली जाती है। और इसमें टॉप जो है वो स्विट्ज़रलैंड है। आइए जानते हैं भारत का क्या स्थान है। तो भारत का जो रैंकिंग है इसमें वो है 41, ठीक है। तो 41वीं रैंक है भारत की,
और इसका जो स्कोर देखिए, जो स्विट्ज़रलैंड है उसका स्कोर 100 है ना, इसीलिए वो टॉप रैंकिंग पर है। आपको भारत की वैसे सबसे ज़्यादा मायने रखती है, भारत की हमें पता होनी चाहिए, तो 41 है, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने अपनी 25th वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की है, तो इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, और किसे किया गया है, तो ये किया गया है अभिनव बिंद्रा को किया गया है ना। इनका नाम मेरे ख्याल से आपको पता होगा, 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वो भी शूटिंग में, है ना। तो इसलिए बहुत उम्दा खिलाड़ी है ये शूटिंग के, और मेरे ख्याल से सबको इनका नाम पता होगा, तस्वीर भी पता होगी। ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये फैसला लिया गया है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया, और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, ये जो है ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट, ये एक इनिशिएटिव है G20 कंट्रीज़ को इसमें शामिल करने के लिए, और जो साउथ अफ्रीका है वो इसको लेकर आया, और वो चाहता है कि भारत भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने, है ना। तो G20 जितनी भी कंट्रीज़ है, जैसे कि आपको पता होगा G20 के अंतर्गत जो है पूरी 1900 देश आते हैं, उसके अलावा एक जो है EU आता है, यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद क्या है जो है अफ्रीकन यूनियन आता है, ठीक है। तो ये दो अलग से इसमें आते हैं, और इस तरीके से ये जो है G21 बनता है एक तरीके से, ठीक। तो इस बार जो है वो साउथ अफ्रीका ये इनिशिएटिव लेकर आया है, और मेनली इस इनिशिएटिव को लाने का उद्देश्य ये है कि देखिए अभी बहुत ज़्यादा जल की समस्या है, आने वाले समय में और ज़्यादा घातक हो सकती है ये, तो अभी से थोड़ा समझ जाएं पानी का मैनेजमेंट कैसे करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसके लिए मेनली लाया गया। और वो चाहते हैं कि PM नरेंद्र मोदी और कई ग्लोबल लीडर्स जो है इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के द्वारा पारित IIM संशोधन विधेयक 2025 के तहत भारत का 22वां IIM कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अब देखिए 22वां IIM बनने जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है, सीट्स बढ़ जाएगी, ठीक, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए। तो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जाएगा ये, तो गुवाहाटी में बनाएगा। गुवाहाटी कहाँ पे आता है ये, असम में, ठीक, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब देखिए ये 22वां बनाया जाएगा, मतलब इससे पहले कितने होते थे, कुल 21 होते थे, है ना। और अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत का, ये दूसरा होगा। इससे पहले कहाँ पे था, IIM शिलोंग था, जो कि 2007 में बनाया गया था, है ना। और अब जो है ये दूसरा बनाया जा रहा है पूर्वोत्तर भारत का, और भारत का 22वां बनाया जा रहा है। कुल लगभग 550-600 करोड़ की लागत से ये बनने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है भैया, इस दिन क्या हुआ था, हमारा जो मिशन चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा पर पहुंचा था, और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये इसकी दूसरी वर्षगांठ है, पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई थी, कब से, 2024 से, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि 23 अगस्त को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, कई बार हमें पता होता है जवाब, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। तो एक जो कुशल विद्यार्थी होता है वो प्रश्न को हर दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास करता है, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ आप भी अपना जो दिमाग है उसको हर परिप्रेक्ष्य में उसको प्रश्न को उत्तर में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये चीज़ होगी। 2024 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। और क्या हुआ था कि इस साल भारत ने 2nd नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है इस साल, ठीक है। और इस दिवस को चंद्रयान 3 के जो मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग के रूप में इसका जो सफलता है उसको जो है उसका अगर मैं बोलूं कि सबके साथ इसका उत्सव मनाने के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है लोकसभा में पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया, और किन खेलों पर लगाया गया है, तो आपने सुना होगा ड्रीम 11, ठीक। तो इस तरीके से जितने भी हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेमिंग है, ठीक, उनको उन पे प्रतिबंध लगाने के लिए मनाए गए। आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसका शिकार बन जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो उन्हीं पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत लगता है सरकार ने काफ़ी समय लगा दिया, खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी प्रतिबंध लगाया गया है इन पर। तो इनके अंतर्गत जैसे कि हमारे ड्रीम 11, उसके बाद ये MPL फैंटेसी हो गया, माई सर्कल 11 हो गया, ठीक है। तो ये सारे इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो हमारा अगला है
28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा और कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब ये जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आजकल तो विशेषकर जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है उसमें ई गवर्नेंस अलग से एक टॉपिक दिया जाता है। तो ई गवर्नेंस में पूरा जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। तो आपको स्थल ज़रूर याद रखना है, हर साल एक अलग अलग स्थल पे आयोजन होता है। तो इस बार कहाँ पे किया गया है, आंध्र प्रदेश में। तो ये चीज़ याद रखिएगा कब आयोजन होगा इसका, तो 22 से लेकर 23 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और देखिए इसकी जो थीम है, थीम भी याद रखिएगा, थीम भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम है। और कौन से क्रम की है, तो ये 27वें क्रम की है ना। क्रम तो मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थीम याद रखनी है। अगला है 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, और किस देश में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इंग्लैंड में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये पहली बार आयोजित की जा रही है ना। और सेकंड जो इसका होगा कहाँ पे होगा, देखिए बता दूं मैं, 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कब किया जाएगा, 4 से 14 सितंबर तक किया जाएगा इंग्लैंड में। और ये कंपटीशन के लिए भारत अपनी 20 मेंबर की एक टीम जो है वो भेजने वाला है, मतलब भारत भी इसका हिस्सा लेगा। और इस कंपटीशन को वर्ल्ड बॉक्सिंग के द्वारा आयोजित किया जाएगा, है ना। और ये 2027 में इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये कजाकिस्तान में किया जाएगा, अस्ताना में। ठीक, तो इस जगह का भी नाम आपको याद रखना है। और इस कंपटीशन का ये पहला एडिशन है ना, और पहला है इसलिए ये जो आयोजन है, ये प्रतियोगिता है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे हो रही है, ये इंग्लैंड में हो रही है। चलिए अगला है, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन कहाँ सफल रहा है और कहाँ पे किया गया है ये, तो ये किया गया है मणिपुर में किया गया है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या होता है, विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन। ठीक, ये क्या होता है कृत्रिम ऊष्मायन, तो देखिए जो कछुए होते हैं उनके जो अंडे होते हैं उनको एक जो प्राकृतिक आवास होता है उससे निकालकर एक कृत्रिम आवास में उनको रख कर उनका निर्माण करना, जैसे कि मान लीजिए इंक्यूबेटर में उनका पालन पोषण करना, और फिर उनको जब वो कछुए बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहली बात तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता है कि उनको उनके जो प्राकृतिक आवास है वहाँ से निकालकर इंक्यूबेटर में उनको डेवलप किया जाता है ना, तो उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से। दूसरी चीज़, उनका जो लिंग निर्धारण भी इसके द्वारा किया जाता है, जो कि क्योंकि क्या होता है, कछुए के जो अंडे होते हैं उनका जब पोषण किया जाता है तो उनको कितना तापमान दिया जा रहा है उस आधार पर उनकी लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या होता है, मादा कछुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है और नर कछुए जो होते हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ये जो होता है इनके द्वारा उनका लिंग का भी निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक, तो इसलिए ये पहला अनुप्रयोग है अपने आप में, और कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक, ये चीज़, ये विशालकाय कछुए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, उसके अगला है कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया, और किसे किया गया है, तो ये किया गया है उर्जित पटेल जी को। ठीक, मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, उर्जित पटेल जी को किया गया है। ठीक, अगला है, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया और कहाँ पे मनाया गया है ये, तो ये नुआखाई उत्सव जो है ये देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव है। उत्सव से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न हमेशा आ जाते हैं और आप इनको विशेषकर याद रखिएगा। ठीक, तो ये जो है उड़ीसा में मनाया गया है नुआखाई, और बहुत ही बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव होता है ये ना। और क्या कब मनाया जाता है, तो ये एक फसल उत्सव होता है ना, और हर साल जो होता है ये फसल की पूजा के लिए, जब भी नई फसल आती है उसकी पूजा के रूप में ये नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये पहली जो फसल आती है उसके उत्सव के रूप में अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्सव मनाया जाता है। तो अगर आपके राज्य में भी आप इस उत्सव को किसी नाम से जानते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए अगला है, 2025 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किस आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है और किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है संजय सिंघल। ठीक, तो आपको याद रखना है कि एसएसबी के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो कौन है, संजय सिंघल। ठीक, संजय सिंघल। और ये जो है 1993 की बैच के जो है आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, हाल ही में किस ऐतिहासिक बौद्ध अवशेष को 127 वर्षों के बाद भारत में पुनः लाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए और हिस्ट्री से भी संबंधित है, कला और संस्कृति से। तो कहाँ से लाया गया है, तो ये जो है देखिए पहली बात तो ये कि किस ऐतिहासिक बौद्ध अवशेष को लाया गया है, तो ये पिपरवा अवशेष को लाया गया है। और कहाँ से लाया गया है, तो ये लंदन से लाया गया है।
होता क्या था कि हमारे जितने भी कीमती धरोहर होती थी, मूर्तियाँ हुआ करती थी, जो भी शिलालेख हुआ करते थे, उनको विदेशियों के द्वारा एक समय पे जो है जब उनका अधिकार हुआ करता था तो वो यहाँ से ले जाते थे विदेशों में और उनकी नीलामी होती थी या उनके एग्जीबिशन जो सेंटर होते थे वहाँ पे रख लिया जाता था। तो बहुत समय के बाद अब इसको वापस लाया गया है पिपरवा अवशेष भगवान बुद्ध का। और कैसे अवशेष, देखिए मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, ये इस तरीके से जो उनके अवशेष हैं, उनके जो पात्र हैं, वो उनको वापस लाया गया है पिपरवा अवशेष। ऐसे अलग अलग जो अवशेष हैं उनके, जैसे कि आपने सुना होगा सांची का स्तूप, ऐसे बहुत सारे उनके स्तूप बने हुए हैं जहाँ पे उनके अवशेष रखे जाते हैं, उनके पात्र हो गए, उनके जो दांत हो गए, इस तरीके से रखे जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये लंदन में थे जिनको उद्योगपति गोदरेज समूह और सरकार के प्रयासों के द्वारा वापस से भारत में लाया गया और कहाँ पे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में इनको रखा जाएगा। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और किस जयंती के दिवस में मनाएंगे, तो ये मनाएंगे सतत कृषि दिवस के रूप में, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की जयंती, ठीक, ये चीज़ भी याद रखना है। और किस सरकार के द्वारा, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2025 को भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो भारतीय सेना की बात हो रही है और उप सेना प्रमुख, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। और किसके द्वारा, तो ये उपेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक, देखिए कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में कन्फ्यूजन भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है उपेंद्र और यहाँ पे पुष्पेंद्र, तो आपको याद रखना है पुष्पेंद्र सिंह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं वो सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा गिरफ्त में आ चुके हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो ये आयु वर्ग जो इन्होंने रखा है 16 वर्ष का रखा है। ठीक, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग अब नहीं कर पाएंगे, ताकि जो है देखिए सीधा सा उद्देश्य है कि उनको मानसिक डिजिटली सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो है निर्णय लिया गया। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एक और जो है स्पेस से संबंधित प्रश्न, और ये जो है ए राजराजन, ये नाम आपको याद रखना है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला है हाल ही में, ठीक, चलिए हाल ही में 4500 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भारत के किस राज्य में पाए गए हैं। और किस राज्य में पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं राजस्थान में, है ना। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो अलग अलग राज्यों में अक्सर पाए जाते हैं, लेकिन अभी सबसे जो नए अवशेष जो मिले वो राजस्थान में मिले, है ना। राजस्थान में पहले भी हड़प्पा स्थल था, कौन सा, कालीबंगा, अगर आपने सुना हो तो कालीबंगा। और वहाँ पे जो है वो प्रसिद्ध चूड़ी उद्योग, आपने सुना होगा, चूड़ी उद्योग था, वहाँ पे साक्ष्य मिले थे। और अब राजस्थान से एक और अवशेष का मतलब जगह का साक्ष्य मिला है। अगला है हाल ही में रूस में किस ज्वालामुखी का विस्फोट भूकंप के कारण हुआ है। मैंने आपको बताया था कि रशिया में भी जो है अभी भूकंप आया था कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो वो कहाँ पे आया था, तो ये आया था क्रोनोत्स्की में, ठीक, इस जगह का नाम है क्रोनोत्स्की, और यहाँ पे भूकंप आया था। और ये जो भूकंप था ये काफ़ी तीव्र था, लगभग 7 तीव्रता का, 7 से भी अधिक तीव्रता का ये भूकंप था। ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला है देखिए ये जो प्रश्न है ये गलत है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो चुका है। इसका जो सही जवाब है ये क्लियूचेवस्कॉय है, ठीक, ये बी ऑप्शन इसका सही है। और ये जो है कमचटका प्रायद्वीप में आए 8.8 तीव्रता का ये भूकंप था। और ये जो ज्वालामुखी है ये क्लियूचेवस्कॉय ज्वालामुखी फट गया था, कहाँ पे, रशिया का जो कमचटका प्रायद्वीप है उसके अंतर्गत ये ज्वालामुखी फटा था, ठीक है। और 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, ठीक। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये नाम ये वाला है, जो मैंने गलती से ये वाला बता दिया, ये मिसप्रिंट के चलते हुए है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन 2 अभिनेताओं को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। आपको पता हो 71वें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है उसका पुरस्कार 2 अभिनेताओं को संयुक्त रूप से दिया गया है। किसको, एक तो शाहरुख खान को और दूसरा किसको, विक्रम मैसी को, ठीक है, विक्रांत मैसी को। तो शाहरुख खान को उनकी फिल्म जो है वो पठान के लिए दिया गया है, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट लेवोटोबी लॉकी ज्वालामुखी किस देश में फटा है। और किस देश में फटा है, तो ये फटा है इंडोनेशिया में, है ना, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला है भारत में 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की तिथि क्या घोषित की गई। आपको पता होगा कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, और अब जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित होने वाले हैं। तो कब किया जाएगा, ये 9 सितंबर 2025 को आयोजन किया जाएगा इसका, और बहुत जल्द हमें हमारे नए उपराष्ट्रपति देखने को मिलेंगे।
अगला है आर्द्र भूमियों पर 15वीं रामसर कन्वेंशन की बैठक किस देश में आयोजित की गई, और किस देश में आयोजित की गई, तो ये की गई है जिम्बाब्वे में। ठीक है, और देखिए जो है 15वीं रामसर कन्वेंशन है, अभी वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की बात करें तो कितने हैं, 91 है। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 91 है। और अगर मैं बात करूं पहला जो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ईरान में 1971 में हुआ था। ठीक है, ईरान में। और ये जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। तो हर राज्य में कुल जो जितनी भी आर्द्र भूमियाँ होती हैं वो अलग अलग उनके नंबर्स होते हैं। तो आपके राज्य में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ना, रामसर कन्वेंशन के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नौसेना की। पहले हमने देखा अभी थल सेना का, अब यहाँ पे नौसेना की बात हो रही है। और किसे किया गया है, तो ये है संजय वात्स्यायन जी। ठीक, नाम याद रखिएगा। अगला है वर्ष 2024-25 में किस देश को दुनिया का सबसे खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया, और किसे किया गया है, तो ये किया गया अफगानिस्तान को। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा खाद्य संकट है, इसीलिए खाद्य असुरक्षित घोषित किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार किस नई पहल के तहत गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाएगी, और किस पहल के तहत, तो ये बनाएगी गोधन ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें सोचिए गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाई जाएगी, बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। अगला है भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह पे शुरू किया जाएगा, और किस बंदरगाह पे, तो ये किया जाएगा कांडला पोर्ट पे। ठीक, ये पोर्ट के नाम मेरे ख्याल से आपको पता होंगे जब आप भारत का नक्शा बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है कोंकण। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है कन्नड़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा मालाबार। ठीक है, केरल के पास में। उसके बाद यहाँ पे जो आता है हमारा कोरोमंडल तट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार। और यहाँ पे आता है उत्कल तट उड़ीसा के पास में। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, जब भी आप भारत का मैप बनाएंगे तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, और कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, और किस तिथि को मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। ये हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 दिवस जो हैं वो इतिहास के मतलब ऐसे पन्नों में दर्ज है जिन्हें कोई याद नहीं करना चाहता है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक घटना थी, परमाणु बम का प्रयोग किया गया था यहाँ पे। तो 6 अगस्त को कहाँ पे किया गया था, हिरोशिमा पे, और उसके बाद फिर नागासाकी पे 9 अगस्त को किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम देखें दूसरा है नागासाकी, कहाँ पे, हिरोशिमा नागासाकी दोनों जापान में आते हैं ना, तो नागासाकी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे ये जो बम गिराया गया था इसका नाम जो है नागासाकी फैट मैन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उस जो परमाणु बम है उसको। और किसके द्वारा गिराया गया था, तो ये अमेरिका के द्वारा गिराया गया था जापान पे। अगला है भारत यात्रा पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, और क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है फर्डिनेंड। ठीक है, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, ये इनका नाम है। और अगर कोई भी जो राज्य मतलब किसी देश का प्रमुख अगर हमारे देश में आता है तो सबसे पहली बात तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद उस देश की करेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप बैंकिंग वगैरह की तैयारी करें तो करेंसी हो गई। उसके बाद वहाँ की कैपिटल हो गई। ठीक है, और आप देखेंगे कि बहुत ऐसा भी होता है कि दोनों देशों के बीच में कोई प्रमुख समझौता भी हमें देखने को मिलता है ना, तो वो चीज़ भी है, थोड़ा करंट का विषय हो जाता है। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, फर्नांडिस आर मार्कोस जूनियर। अगला है, चलिए इसके साथ आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे पूरा अगस्त महीने के वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये जो हमारा लेक्चर था ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।